15, हाँ 26 से 30, क्वांटम नंबर का था तो भी बनना चाहिए। और बोलो। 34, हाँ 43, 44 और हो गया, हाँ 33, 40, लाओ देना एक डीपीपी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये तो आसान है, हाँ लेकिन आना चाहिए। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 3 इज ई वोल्ट। तो n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो E है, ठीक है। तो इसको 13.6 के फॉर्म में लिख लो, 13.6 के फॉर्म में ही लिख लोगे तो ये हमारे पास माइनस का 13.6 अपॉन 9 आएगा और ये हमारा माइनस का 13.6 अपॉन 4 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो हायर माइनस लोअर ही कर दो, तो ये 13.6 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। अब यहाँ पर इसको दिया है उसने E, इसी को तो E दे रहा है ना, तो इक्वल टू ये लिख लो E, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा इतना आ रहा है। अब इसके अंदर द आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है वोल्ट के फॉर्म में, तो उसे ही एनर्जी लिख लेंगे, उसे ही एनर्जी लिख लेंगे तो 13.6 ही हो जाएगा, 13.6 ही हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देते हैं कि भैया x, ठीक है, और 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा हमारे पास 5/36। हो गया क्वेश्चन, बस 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 एन, हाँ तो वही तो आ रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x/4। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ये हो जाना चाहिए यार, ये सब क्यों पूछ रहे हो, मतलब x to x/4, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी चेंज हुई है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, हाँ 2 इंटू के बराबर कर लो, ये -2x माइनस x/2, 3x/2 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये। चूज द रॉन्ग वन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, ये भी कर सकते हैं। तुमने कर ली सीट, पूरे कर लिए क्या? 34 गलत है, 34 गलत है। सब्जेक्टिव, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग वन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी। तो चूज द रॉन्ग वन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, z/n, यही होता है। लेकिन एक्चुअल में वो ये नहीं पूछ रहा, वो mvr nh/2 और mv² में r बराबर kz e²/r², ये आ जाएगा। तो kz e²/r², ये आ गया। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो
रेडियस के फॉर्म में निकालना है ना। रिलेशन पूरा, हाँ तो आएगा तो यहीं से, आएगा तो यहीं से ना। हाँ तो ठीक है, अगर, अरे बात मत करो यार, मैं ऐसे करना चाहूंगा कि जैसे ये दिया था तो इससे मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा, तो फिर मैं इसके थ्रू पहुंच जाऊंगा। अब इसके थ्रू अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो ये r से r कैंसिल हो गया, वो वेलोसिटी और r का ही रिलेशन पूछ रहा है। अगर वो वेलोसिटी और r का ही अगर रिलेशन पूछ रहा होगा तो इसी से पहुंचना पड़ेगा। एक्चुअल में मैं ये इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसी को, हाँ ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट r हो गया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r होना ही नहीं है। और फ्रीक्वेंसी तो हम जानते ही हैं जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब होता है, फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल रखा है। और एम वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी हमें पता है, ठीक है। ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इधर, अब वो कोई भी एटम रहा होगा, हमें नहीं पता, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल? तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जो एनर्जी लगेगी इंफिनिटी पे पहुंचने में। तो यहां पर अगर ये 16 है तो ये हम जानते हैं कि -16 एनर्जी रहा होगा। तो ऊपर जो एनर्जी रहा होगा उसमें यहां पर क्या रहा होगा, जेड स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? तो माइनस में 16, ये हमारा इसकी वैल्यू -16 आ रही है, ऐसा समझ लो। तो ऊपर भी इसको तो -16 ही लिख देंगे, चेंज इसमें आएगा। तो ये हमारा माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल? अच्छा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है यहां से यहां जाने वाला, ये बात समझ में आया? तो यहां से यहां जाने वाला मतलब 16 से 4 तो 12 चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाँ ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप हटा दूं ना ये सब, तो इसमें सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 3 photons originating from excited atomic hydrogen atoms, मतलब sufficient atoms हैं, are found to have energies of 0.66 electron volt, 1.89 electron volt और 2.55 electron volt respectively. The minimum number of atoms that must be present. तो यहां पर एक्साइटेड में जो डिफरेंस आए वो 0.66 हो, 1.89 हो और 2.55 हो। तो आप क्या करो, पहले की एनर्जी माइनस का 13.6, दूसरे की एनर्जी 3.4, तीसरे की एनर्जी 1.51, 85। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 0.06 का ही डिफरेंस है, दूसरा 1.89 ये रहा, बोलो, तीसरा 2.55 इन दोनों का। अब एक्चुअल में है क्या, कितने एटम्स मिनिमम हो कि ये ट्रांजिशंस हो जाएं? तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, दोनों तो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितने एटम्स होने चाहिए? अरे यार ये
हाँ, समझ गए ना ये बात को? तो मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए? 2। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इधर, आयनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर हीलियम एटम इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द ये आप कर सकते हैं। कल जो कराया था लिथियम वाला वही क्वेश्चन तो है, और सेम क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो मेरे बताने का फायदा नहीं है। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव इज दिस, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ। अब यहां पर है क्या कि देखो इधर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है फर्स्ट स्टेट का एनर्जी। अब फर्स्ट स्टेट का एनर्जी हम जानते हैं कि माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब इसने एनर्जी दिया है जूल पर एटम, तो दोनों को बराबर कर दो, सबसे बेस्ट है। नहीं तो जूल में चेंज करना पड़ेगा, वो ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबसे बेस्ट क्या है, बराबर कर दो, उसको भी उसमें चेंज कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा 19.6 इंटू 10 टू द पावर -18 क्या आ जाएगा? जूल। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो इनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहां पर आप लिख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 19.6 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन में ये भी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, लेकिन ये भी माइनस ले लो। हाँ, तो ये भी माइनस ले लोगे तो ये हमारे पास 13.6 इंटू 4 ये आ जाएगा, ये रिलेशन आ गया। अब वो क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2+, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, अरे यही आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 19.6 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन में 13.6 इंटू 4, ये आ जाएगा जूल पर एटम। ये बात समझ में आया? अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ रहा है? हाँ तो कितना आ जाएगा बता दो? हाँ हाँ, अब मान लो आपका मन करे कि सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है, कर लिया चेंज करने के बाद मान लेते हैं कि वो वही वैल्यू नहीं आया जो ये, हाँ सुनो तो पूरा, नहीं आया मान लो, तो फिर हम क्या करेंगे, जो जूल में चेंज किया है ना उसको इसके साथ रिलेशन निकाल देंगे, फिर इसमें जो जूल में चेंज किया होगा उसको उस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर कभी आप ऐसा करते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हाँ समझ, कभी भी अगर ऐसा दिया जाए ना तो जो हमारा डेटा है उसका अकॉर्डिंग इनका डेटा है या नहीं है चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो इक्वल करके वो रिलेशन निकाल लो, फिर दूसरे में पुट कर दो। क्लियर है क्या कहा मैंने? इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ 33 में दिक्कत है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इवन नॉट करेक्ट, तो ए तो करेक्ट है, अच्छा 33 सॉरी, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, ये तो कर सकते हो यार, ये तो 1 ही आ जाएगा ना, कितना आता है? हाँ पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल लो। 34 में फर्स्ट तो सही है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, रिलेशन क्या था? 2 इंटू टोटल एनर्जी। हाँ तो फिर यहां पर ये भी सही है ना, सी ऑप्शन।
काइनेटिक एनर्जी बराबर रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर हाँ टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी में अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक, हाँ ये ना काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ऐसा कर लो, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो अगर काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी हाँ 2 और काइनेटिक एनर्जी 3, अगर ऐसा लिखा होगा तो अब ये सही है ना, वो गलत हो गया ना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 40, चले आगे। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, वही हाइड्रोजन एटम मतलब कई सारे हो गए, is present in excited state. If on returning to the ground state, total 6 different radiations are emitted. Maximum wavelength emitted and lambda minimum represents minimum wavelength emitted. तो आप इसमें फिर से N2 minus N1 plus 1 बराबर 12, ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर N2 minus N1 equal to 3, तो टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट अगर होगा तो N1 1 हो गया, तो N2 4 हो जाएगा, N1 1, ये हो गया होगा, ये हो गया। अब लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिन, तो बना लो थोड़ा, 4 3 2 1 है ना, ये रेडिएशंस निकलेंगी। अगर ये रेडिएशंस निकलेंगी तो आप एक बात बताओ, मैंने सिखाया है जो चेंज इन एनर्जी होता है बराबर SC अपॉन लैम्डा। अगर मुझे लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा ई मिनिमम, और डेल्टा ई मैक्सिमम चाहिए तो लैम्डा मिनिमम मिलेगा। अब लैम्डा अगर मिनिमम के लिए हम बात करते हैं तो मिनिमम के लिए सबसे ऊपर से सबसे नीचे फेंक दो, तो 4 से 1 आ जाएगा, तो ये हमारा लैम्डा मिनिमम आएगा। लैम्डा मिनिमम बराबर RH और 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास RH 1 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा 15/16, तो ये लैम्डा मिनिमम आ गया हमारे पास 16/15 RH। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डेल्टा ई मैक्सिमम, तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम तो डेल्टा ई मिनिमम, डेल्टा ई मिनिमम के लिए जस्ट ऊपर से जस्ट नीचे, सबसे ऊपर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता जाए, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्स बराबर RH, क्या आएगा 1/9 माइनस 1/16। अब ये सब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो लैम्डा मैक्स बराबर 144/7, ये RH नीचे आएगा, RH कर लो, इसे आ रहा होगा। चलो लिख लें जल्दी से जिसको भी नहीं आया। अरे क्लियर है? Maximum number of different spectral lines which will be obtained in visible region when in a sample of large number of hydrogen atoms containing atoms in second, third and fifth excited state only। देखो इधर
3, 4 और 6, 5 भी होगा। अरे मतलब एटम नहीं होगा लेकिन स्टेट तो होगा ना, हटाया थोड़ी है। तो यहां पर 2 आएगा, 1 आएगा, 2 तक की ही बात करनी है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो एक तो यहां पर हो तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां आ जाए, एक यहां पर होगा तो इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, है ना, या फिर इससे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा। अब जब 6 की बात होगी तो 6 से डायरेक्ट आ जाए, एक तो ये काउंट हो जाएगा, तो 3 हो गए। एक हमारा ऐसा आ जाए तो ये काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और 6 से नहीं, वो काउंट नहीं होगा ना। हाँ तो तभी तो, अरे गिराना है लेकिन रास्ता तो ये भी हो सकता है ना, गिराना है तो रास्ता तो ये भी हो सकता है ना कि 6 से 5 पे आए, 5 पे डायरेक्ट नहीं है लेकिन 6 से 5 तो आ सकता है ना। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। तो ये होने के बाद अब अगर हम देखते हैं 4 से तो गिर ही रहा है, तो 4 से अगर गिर ही रहा है, ये हमारा ऐसा, ये तो, लेकिन वो विजिबल रीजन में जा रहा है ना। हाँ हाँ, लेकिन वो विजिबल रीजन में चाह रहा है ना। 5 से 3 तो इंफ्रारेड में चला जाएगा ना। उसने ये भी तो बोला है कि विच विल बी ऑब्टेन्ड इन द विजिबल रीजन। तो number of different spectral lines which will be obtained in visible region when a sample of large number of hydrogen atoms containing atoms in second, third and fifth excited state. तो अरे तुमने खेल कर दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे भैया ये आंसर लाने वाली बात नहीं है, पहले तो ये समझो ये कैसे हो जाएगा ऐसा। उसने कहा क्या है? ऐसा क्यों? ऐसा तो उसने कहा ही नहीं है, सैंपल बोला है उसने, लार्ज नंबर स्पेशली बोल रहा है वो। और ऐसे पढ़ोगे ना तो दिक्कत है कि कुछ भी बस आंसर लाना है। अगर ये स्ट्रेटजी होगी तो निपटोगे तुम। हाँ तो तुम्हें कैसे लग गया? ये इंग्लिश नहीं आती क्या? तो यहां पर अगर ये 6 से 5 होगा और 5 से 2, ये ढंग से पढ़ो तुम, ये हमारा ये तो काउंट ही नहीं होगा। 3 ही दिखते हैं मुझे। आंसर क्या दे रहा है? आंसर क्या है? एक बार लगाओ दिमाग। obtained in the visible region when a sample of large number of hydrogen atoms containing atoms in second, third and fifth excited state only is given by। ये बात समझो कि आपको आंसर नहीं लाना है, आपको सीखना है। ये नहीं कि बस आंसर आ गया खुश हो गए और निपटा दिया और फिर आगे बढ़ गए, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो इधर फिर से एक बार बनाते हैं इसको, दिमाग लगाते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? थर्ड में प्रेजेंट है, 4 में प्रेजेंट है और 6 में प्रेजेंट है। बस यही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एक तो ये है कि जस्ट ऊपर से गिर जाए, ये ऐसा गिर जाए, which will be obtained in the visible region की बात कर रहा है ना ये। हाँ मतलब 2 से 1 भी गिरा होगा लेकिन हमें सिर्फ 2 से कैलकुलेट करना है ना, यही तो बात है। तो एक तो यही आ रहा है। अब यहां पर
4 से 2 काउंट हो जाएगा, 5 से 2 भी काउंट हो जाएगा, सही तो है? अरे 5 पे नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है ना, और एक ये हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। और वो नहीं होगा कि 4 टुकड़े तो 4, हाँ नहीं पढ़ना ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। हाँ अपन ने किसके लिए सीखा है, उसे ही अप्लाई कर दो। देखो इधर, हाँ क्या किया तुमने बताओ? अरे यार तुम लोग दिमाग नहीं चला पाते हो। एक तो पता है तुम लोगों की आदत क्या है, तुम्हारी भी, तुम बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हो चीज़ों को, और ये आईआईटी में बहुत हानिकारक, बहुत नुकसानदायक है ये, कि जैसे मैं भी क्वेश्चन करता हूँ तो ऐसे कर दो ऐसे कर दो। शांति से अगर क्वेश्चन को पहले तो एनालाइज करो, वो क्वेश्चन वैसा है ही नहीं जो तुम कर रहे हो, और अगर वैसे कर रहे हो तो तुम वो सीख ही नहीं पा रहे हो जो वो सिखाना चाह रहा है। क्वेश्चन क्यों दिया गया है? सिखाने के लिए दिया गया है, आंसर क्वेश्चन निपटाने के लिए थोड़ी दिया है। देखो इधर, समझो कुछ चीजों को। और ये टेक्निक्स केमिस्ट्री में तो फिर भी थोड़े बहुत नंबर आ भी जाएंगे, मैथ्स में तो निपटोगे। अरे भैया ऐसा होगा ही नहीं। देखो इधर, कुछ चीजें दिमाग से करनी, कुछ चीजें क्या, हर चीज दिमाग से। देखो इधर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखना जरा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 4 से 2, 4 से 2 अगर आएगा तो 1/λ बराबर RH जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना है? जेड स्क्वायर को 2 स्क्वायर, और ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बात समझ में आया? अब आप इस 2 स्क्वायर को अंदर भेज दो, इस 2 स्क्वायर को अगर आप अंदर भेज दोगे तो मैं इसको हाइड्रोजन जैसा बना दूंगा, हाइड्रोजन जैसा बना दूंगा। तो ये हमारा 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, वन अपॉन 2 स्क्वायर। समझे? तो जो लाइन हीलियम के अंदर 4 से 2 के लिए गिर रही थी, वही लाइन हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 के लिए गिरेगी, और 2 से 1 के लिए अगर हाइड्रोजन के लिए गिरी तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन होता, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट। समझे? इस तरीके से करना है। क्लियर है? पूछा जाएगा कि सेम ट्रांजिशन कहां होगा, तो वो उसे या तो हाइड्रोजन जैसा बनाना पड़ेगा, दूसरा दिया होगा तो, और अगर हाइड्रोजन का दिया होगा वो पूछेगा सेम ट्रांजिशन हीलियम में कहां होगा, तब भी उस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर कंपेंसेट करना पड़ता है। लिख लें ये, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हम बहुत फालतू मेथड से क्वेश्चन करें। मेरा बहुत सिंपल है, मेरे को अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना, क्लिक नहीं करेगा तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मैं गलत मेथड से नहीं कराऊंगा। पेपर में नंबर लाना है ना, तो बहुत एक्यूरेट मेथड हमारे पास होना चाहिए, तभी पेपर में नंबर आएगा, नहीं तो पेपर में नंबर आना ही नहीं है। तुमने कैसे किया था? चले आएंगे। अभी
अभी ना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज आती है, शायद आपने पढ़ी होगी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पढ़ी है, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो उसके अंदर ऐसा प्लस NP करके आता है एक पेयरिंग एनर्जी। अब उसमें कई सारी बुक्स में और कई जगह पे ऐसे लिखा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो जब नया नया पढ़ते हैं तो लगता है जितने पेयर बने हैं वो उतना हो जाता है, लेकिन जब आप बहुत डेप्थ में पढ़ते हो तो वो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक बार JEE मेंस में एग्जैक्टली इस पर क्वेश्चन भी आया और बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया भी, और गलत आंसर बहुत मैक्सिमम ने तो गलत आंसर लगाया भी। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जहां पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है? बहुत जगह पर यही लिखा हुआ है, बहुत जगह पर, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए जो केमिस्ट्री है ना, जैसे कहा जाता है केमिस्ट्री में ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, केमिस्ट्री में बुक तो मेरे को लगता है मैंने ही नहीं पढ़ी आज तक। मैंने जब नया नया टीचिंग स्टार्ट किया तो बहुत सारी बुक्स मंगा ली, मॉरिसन बॉयड मंगा ली, एक क्लेडन करके आती है वो मंगा ली, है ना, लगा कि पढ़ेंगे, वो कभी नहीं, हाँ बहुत सारी आती हैं जो पोला ब्रूस आप बता रहे हो, ये सब बुक्स तब हैं जब आपको बेसिक नॉलेज हो गई, अब आप फंस रहे हो, आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो पा रही, तो पेज खोलो उनके, तब आप अच्छा सीखोगे। एक पीटर साइक्स आती है, इतनी सी बुक्स आती है। अब ये सब स्टूडेंट के तो मतलब की नहीं है, 2 साल में अकेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी हो तो मतलब की है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD करनी है तो ठीक है, बाकी तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है इन बुक्स को पढ़ने की। समझ में आया? नोट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टीचर के नोट्स हो, काम बन जाता है। समझ में आया? मैं हमेशा, जैसे एक इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह होते हैं, है ना, IMO, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं वो, अब उनमें जो क्वेश्चन आता है वो JEE से भी ऊपर का आता है, और प्योरली सब्जेक्टिव होते हैं वो। तो या तो हमें उस लेवल तक अभी जाना हो तो फिर तो हर चीज को और भी डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन जो JEE एडवांस का क्वेश्चन आता है वो जिस लेवल तक का आता है, अगर हम पे वो बन रहा है ना तो मोर देन सफिशिएंट है, और उधर ही तक की पढ़ाई हमको करनी होती है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? उधर ही तक की पढ़ाई हमको करनी होती है, और आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। जैसे स्टूडेंट नया नया होता है, कहता है सर JDL पढ़ लूं, आओ JDL पढ़ते पढ़ते ही उसका पूरा 1 साल निकल जाना है, तो सिलेक्ट तो नहीं होगा। बाकी इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत सीख जाए तो सीख जाए, अरे क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ 1 साल पढ़ो, पढ़ के पेपर दिया भूल जाओ। समझ में आया? और मैं, जैसे आजकल लोग IIT NIT से करके फिर टीचिंग में आ जाते हैं, कुछ सबसे बर्बाद जॉब है। MNC में जॉब करोगे, 5 दिन वर्किंग है, 2 दिन छुट्टी है, यहाँ 7 दिन वर्किंग है। समझ में आ रहा है? 6 दिन तो है ही, फिर सिलेबस के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाओ। तो मेरे को लगता है कि NIT IIT में जाके आपको बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहिए, टीचिंग में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं नहीं, इसका मतलब नहीं है, अगर आपको हाँ चलो जुनून है कि नहीं मुझे यही करना है तो बात अलग है, नहीं तो ये फिर 2-3 साल में बोरिंग जॉब लगने लगेगी, अगर आपको मजा नहीं आएगा तो। दिक्कत ये है, रोज की 4 क्लास मतलब 6.5-7 घंटे की टीचिंग, फिर डाउट्स, वो आपको बहुत बर्डन लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वाली चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप, है ना? मैंने ये चीज भी बताया है ना आपको, जो चीज जितनी ज्यादा एक्सेसिव में होगी उतनी ज्यादा दिक्कत में है। तो जैसे आप बोल रहे हो कि ये अगर बहुत ज्यादा है तो वो दिक्कत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेन्युइन लोगों को ढूंढना फिर बहुत टफ है। बात समझ में आ रहा है ना? जेन्युइन लोगों को ढूंढना बहुत टफ है, क्योंकि बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो बहुत डेप्थ तक। आज मैंने अभी आपको 2 चैप्टर पढ़ाया, अब मेरे आगे के 18 चैप्टर कैसे हैं वो तो मेरे से पढ़ने पे ही पता चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है ना? तो वाली सारी चीजें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा क्या पढ़ाता हूँ, या कोई भी टीचर कैसा क्या पढ़ाता है, तो वाली चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को।
If the magnitude of energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is x joule, Planck's constant की वैल्यू तो वही दी है उसने, then what will be the expression of frequency of revolution? ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है. Frequency of revolution of electron in third Bohr orbit of He positive. अब ये समझते हैं क्या कह रहा है. तो सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्म निकाल लो. सबसे पहले अगर हम एनर्जी का फॉर्म निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन में r बराबर kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना. तो r से r कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ kz e स्क्वायर अपॉन r, यही आया था. और पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? माइनस का kz e स्क्वायर अपॉन r, यही आया था. अब आप क्या करोगे? टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी कितना आ रहा है? ये kz e स्क्वायर अपॉन 2r, kz e स्क्वायर अपॉन 2r, ये आ गया. अब मैं क्या करूंगा? यहां पर r की वैल्यू पुट करूंगा वही वाली, क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे जो दिख रहा है वो यहां पर फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है मेरे को. तो फ्रीक्वेंसी से रिलेट तो मैं तभी कर पाऊंगा ना. तो यहां पर mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और mv स्क्वायर अपॉन में r बराबर kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पर r बराबर kz e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर. v का वैल्यू बता दो, ठीक है ना. तो v बराबर nh अपॉन 2 पाई m और ये r, ये आ जाएगा. तो r बराबर kz e स्क्वायर, बोलो यार, n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. m से और क्या जा रहा है? हाँ वो तो ऊपर जाएगा ना. और कुछ कट रहा है क्या? r की वैल्यू बताना, यहां से कितनी आएगी? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर kz, ये आएगा. ये r आ गया. इस r को यहां पुट कर दो. टोटल एनर्जी बराबर माइनस का kz e स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? ये 2 इंटू r, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर z, ये 2 कैंसिल हो गया. चलो क्या कुछ कट रहा है क्या? हाँ ऊपर ले जाओ. 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ऐसा लिख लो. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. ये बात समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं. अब वो बात किसकी कर रहा है? हाइड्रोजन एटम की. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है. तो z और n का वैल्यू रख दो. z और n का वैल्यू अगर आप रख दोगे तो ये z और n का वैल्यू रख के x आ जाएगा. तो x की वैल्यू माइनस का 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर. क्लियर है? अब अपन बात करते हैं किसकी? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी हमने सीख रखा है वैसे तो, f बराबर v अपॉन 2 पाई r. v की वैल्यू रखो. इतने से काम नहीं चलेगा शायद.
आर की वैल्यू भी आएगी तो फिर वो आर, तो फिर आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, एन एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कहाँ गया, ये आ रहा है ना, अरे आर ये रखोगे ना तो ये कितना आएगा, एन की पावर 4 एच की पावर 4 अपॉन 16 पाई की पावर 4 और, अरे यार ये आएगा ना, ये वाली वैल्यू रखोगे ना, ये हमारा 16 पाई की पावर 4 एम स्क्वायर के स्क्वायर, यही आएगा। अब इसको फ्रीक्वेंसी को लिखो जरा, ऊपर चला जाएगा ये, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये एन एच इंटू 16 पाई की पावर 4 एम स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम 4, कैंसिल करो, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई बचेगा, m से m गया, n से n क्यूब बचेगा, h से h क्यूब बचेगा, बस ये कितना बच रहा है, 4 पाई m और n क्यूब h क्यूब। अब हाँ हाँ 4 पाई स्क्वायर, तो ये h क्यूब n क्यूब, ये आ गया। अब यहां पर ये आने के बाद में समझना थोड़ा, है ना, हाँ, एक मिनट रुको, तो यहां पर हाँ तभी तो मैं उस फॉर्मूले उस तरीके से ही लिखना चाह रहा हूं, क्यों, डेरिवेशन कैसे गलत है, कैसे, अरे भैया एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, तो v का वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर ही तो होगा, तो वो 2 पाई एम आर इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, क्या नीचे से ऊपर को जाएगी, हाँ उल्टा नहीं कर दिया, वो देखने का दिक्कत है, ये आर यहाँ जाएगा, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे, पहले बोलने से पहले 100 बार सोचो, तो फिर गलत ही सोच रहे हो तब से। हाँ देखो इधर, ये जेड स्क्वायर और ये एन क्यूब, अब यहां पर ये हमारा क्या आ रहा है, देखना जरा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो सिर्फ, तो इसका मतलब पॉजिटिव ले लो, है ना। अब ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4, ये सब कुछ सेम है, बस यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, एक मिनट, 2 आ गया, 2 आने के बाद में सब कुछ सेम है, बस जेड स्क्वायर आ रहा है ना, और अपॉन में एच स्क्वायर तो है ही एक्स में, तो एक मिनट 2 इंटू 2 अपॉन एच अलग से लिख लो, 2 अपॉन एच आपने अलग से लिख लिया, अब इसके अंदर और क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, बस इंटू एक्स। अब यहां पर जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच ही है ना, 8 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 अपॉन, हाँ तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये आएगा। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा क्यों किया, इसलिए ही किया
रिलेशन ही नहीं पता होगा डायरेक्ट लिख लोगे तो कि किस फॉर्म में आ रहा है। तो वैल्यूज हमने तो वैल्यूज रख दी थी ना डायरेक्ट, उसे रख के भी नहीं दिखाया था मैंने तो यहाँ पर वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने के लिए मुझे पूरा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने के लिए पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो मैच कैसे करूंगा? बात समझ में आया? लिख लें। तो कुछ भी बोलोगे उससे पहले सोचो तो। लिखो जल्दी से। हमारे साथ में आती हो नहीं आई आज? क्यों? अच्छा, ओ उसका। चले क्या? अरे समझे मैं ऐसे ही क्यों गया, ये समझ में आ गया? तुम लोग तो कैलकुलेशन करते पूरा, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हाँ नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वैल्यू कैसे लाओगे? याद हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ याद हो जाएगा ये एच क्यूब अपॉन एन क्यूब जो सब। हाँ बताओ। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मेन से एक आध दो क्वेश्चन दे देता है, छोड़ दोगे? हाँ वो तो यार देखो, मैंने पहले कराया होगा ना, अगर मैं पहली बार कराऊंगा तो मेरे को भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं पहले अप्रोच ही ये नहीं लूंगा, ये अप्रोच ये इसलिए ले पा रहा हूं क्योंकि पहले मेरा हुआ होगा तो मेरे को क्लिक कर रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया क्वेश्चन लाओगे तो फिर मेरे को टाइम ही लगेगा, हो सकता है मैं उसे भी जल्दी कर दूं क्योंकि वही प्रैक्टिस का खेल है। समझ में आ रहा है ना? चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 52 करो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 52। देखो मैं करता हूं, हो रहा है। जब भी वो आइसोलेटेड एटम कहेगा ना तो उस केस में एक एटम की बात हो रही है, बाकी हर जगह पर सैंपल की ही बात होगी। मैं करूं? देखो मैं करता हूं, समझो। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू x टू सम लोअर एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट तो नहीं है ना? तो यहां पर द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सैंपल इज फाउंड टू कंटेन ओनली द लाइंस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज। मतलब बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री कुछ भी हो सकती है। इफ वन ऑफ द फोटॉन्स हैड एन एनर्जी of 0.3675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या है? 0.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वो ये कह रहा है 3/4 इंटू 0.85। अगर 3/4 इंटू 0.85 है तो ये हमारा 3/4 इंटू हाइड्रोजन एटम का जो 0.85 एनर्जी आता है वो किसका आता है? फोर्थ का। फोर्थ का अगर आता है तो ये हमारा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो, ये लिख सकता हूं। तो यहां पर 13.6 इंटू 3/64। ये बात समझ में आ रही है? अब ये हमारा ऐसा कुछ आ गया, ठीक है।
मैं इसी से सोचूंगा कि 3/64 कब आ सकता है, और कोई तो तरीका ही नहीं है मेरे पास। ये n2 से n1, बस इसी एक ही की बात हो रही है, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सीरीज। तो यहां पर 3/64, तो 1/64 अगर एलसीएम आ रहा है, 64 अगर एलसीएम आ रहा है, तो यहां पर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर, ये आ गया 64, ये आ गया 4 - 1। अरे क्लियर है? हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ आया? तो क्वेश्चन करने नहीं, दिमाग लगाना होता है, जो वो डेटा दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग सोच लो। क्लियर है? समझ गए क्या कहा गया? चलो आगे चलते हैं। ये लो, कहां तक पढ़ाया था मैंने? एजिमुथल क्वांटम नंबर लिख लें। अरे क्लियर है ना? ऐसे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखवा दिया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखो। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखो, दिस क्वांटम नंबर tells about filling of electron in an orbital of a subcell. Filling of electron in an orbital of a subcell, and also deals with orientation of electron cloud, in x, y and z direction. Orientation of electron cloud in x, y and z direction. X, y and z direction in 3D space. Orientation of electron cloud in x, y and z direction in 3D space. इन 3D स्पेस। देखो बच्चों, जैसे कल मैंने सिखाया था L क्या बताता था? शेप। M क्या बताता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है, जैसे P है तो P के लिए L = 1 हो जाता है, ठीक है। L = 1 के अंदर अब मैं जब इधर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालूंगा तो वो हमारा -1 0 और +1 आएंगी। तो M ये बताएगा कि x एक्सिस में जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या y एक्सिस में जाएगा, या z एक्सिस में जाएगा। दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आ रहा है? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं परमिटेड वैल्यू ऑफ M डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ L फॉर any value of L value of M equal to -L to +L
इंक्लूडिंग 0 इंटीग्रल वैल्यूज। बात समझ में आ रहा है? -L to +L इंक्लूडिंग 0। समझ पा रहे हैं? अगर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल कितने होते हैं? 2l + 1। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? 2l + 1। एक लाइन और लिखो, एनी ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल, any orbital of a subcell, any orbital of a subcell can accommodate, any orbital of a subcell can accommodate maximum 2 electrons in it। समझ में आता है? any orbital in a subcell can accommodate maximum of 2 electrons, maximum of 2 electrons। तो बच्चों यही पूरी कहानी है। अब देखो सेल n = 1, n = 1 सेल के अंदर चले जाते हैं सबसेल। सबसेल मतलब l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 इंटीग्रल वैल्यूज। तो ये हमारा l = 0। l = 0 का मतलब होता है s। s को हम कहते हैं शार्प, है ना? तो l = 0 का मतलब s। अब सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। तो l = 0 के लिए m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -L to +L, -0 + 0 0 एक ही बात है। तो एक ही सबसेल होगा, डेट इज m = 0। तो इस सबसेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो पता है क्या लिखते हैं? 1 का s डेट इज 1s। ये एक ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में किसी का भी हो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये बात समझ में आया? अब हम अगर बात करते हैं n = 2, n = 2 के अंदर l की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, l = 0 और l = 1। l = 0 का मतलब s, ये p, m = 0 और -1 0 + 1। तो -1 0 + 1 ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2s और ये आ जाएगा बच्चों 2p। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करते हैं यहां पर n = 3, n = 3 का अगर हमने बात कर लिया तो यहां पर l = 0, l = 1, l = 2। ये बात समझ में आ रही है? जितना सेल नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ सबसेल। ये s हो गया, p हो गया, d हो गया। l = 0 में, l = 1 में -1 0 + 1, -2 -1 0 + 1 + 2। यहां पर 1 आएगा, 3 आएंगे, ऐसा। ये हमारे पास 3s आएगा, ये हमारे पास 3p आएगा, ये 3d। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया किसी के भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक बात बताओ, s किसी का भी हो, s के लिए l की वैल्यू तो 0 ही आनी है, तो उसमें ऑर्बिटल एक ही आना है। तो s में कितने भरे जा सकते हैं? 2। p किसी का भी हो 3 6, d किसी का भी हो 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन, f किसी का भी हो 7 में 14, ऐसे चलता है। बात समझ में आया? लिखें जल्दी से। वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं ये समझ में आ पा रहा होगा?
आज आपकी 3 क्लास है क्या? हाँ, चलें क्या? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर also explain Zeeman and Stark effect. Magnetic quantum number also explain Zeeman and Stark effect. समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ? बोलो यार. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट. एक्चुअल में जब हम फाइन लाइन स्पेक्ट्रम देख रहे थे तो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम में भी स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि अकेला सेल नहीं होता, उसके अंदर सब सेल भी होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल भी होता है. बात समझ में आ पा रहा है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लिखो आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट and not a Schrodinger wave equation constant, and not a Schrodinger wave equation constant, Schrodinger wave equation constant. लिखो this quantum number deals with spin of an electron about its own axis, spin of an electron about its own axis, by convention plus half value is provided when electron spins in clockwise direction. Value is provided when electron spins in clockwise direction, and minus half value is provided when electron spins in anti-clockwise direction. बोलो यार, ठीक है ना? सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं इसकी, प्लस हाफ और माइनस हाफ. It also determines spin angular momentum of an electron. It also determines spin angular momentum of an electron under root में s plus 1 h upon 2 pi. ये तो अंडरस्टूड है कि इसमें s की सिर्फ कौन सी वैल्यू रख पाएंगे? पॉजिटिव. बात समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये सीखना है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप की बात करनी है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप की अगर हमें बात करनी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल. एस ऑर्बिटल कैसा होगा? स्फेरिकल. तो एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल होता है तो ये हमारा ऐसा कुछ होता है, ये एटम का सेंटर पॉइंट है, दैट इज न्यूक्लियस. बात समझ में आया ना? तो यहां पर ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. बात समझ में आ रहा है बच्चों? एक बात समझो आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है
वो पूरी इस ऑर्बिटल के अंदर होगी, बाउंड्री है ये, बाउंड्री है मतलब इसके पूरे अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो जब शेप स्फेरिकल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब 3D, 3D मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रॉन होगा। और एक और बात पता है, एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल फेज में होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एक टर्म होता है बच्चों दैट इज टर्म्ड एज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। ये बात समझ में आया? जीरो या फिर लगभग लगभग नेग्लिजिबल होती है। तो यहां पर नोडल प्लेन दिख रहा है क्या? कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। 3D में स्पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किसी भी कहीं भी चल लो, कोई भी प्लेन पे चल लो, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, तो नोडल प्लेन है ही नहीं। तो एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं? जीरो। बच्चों एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिंगल फेज में होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ये बात समझ में आया? बनाओ जल्दी से। क्या मतलब वेव नेचर भी होता है ना इलेक्ट्रॉन का, और मेनली वेव नेचर ही सबसे मोर सिग्निफिकेंट है। तो वेव नेचर होगा तो वेव हमारी या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में जो साइन नहीं होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लिख लिया? एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल, electron density in s orbital may be, electron density in s orbital may be of positive, may be of positive or negative phase, may be of positive or negative phase, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बच्चों p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल्स, वो p सबसेल, एक्चुअल में मुझे p सबसेल कहना चाहिए, s तो ठीक है आपने ऑर्बिटल कह दिया। p सबसेल में अगर हम बात करते हैं तो तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। s से जब हम p पे चले गए तो क्या चेंज हो गया? l। l चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा? शेप। अब p से जब हम m की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमारा क्या कहते हैं कि x एक्सिस में है या y एक्सिस में है या z एक्सिस, दैट इज ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमने कहा कि मैं px बनाना चाह रहा हूं तो px बना लेंगे। px पता है कैसे बनेगा? ये x एक्सिस ले लो, ये y एक्सिस ले लो, ये हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ये px हो गया। अब समझना मेरी बात को, x एक्सिस पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो पता है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है ना। नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन होगा, कौन सा? YZ। अब y एक्सिस और z एक्सिस, अरे x ऐसा, y ऐसा, z ऐसा, YZ प्लेन मिला दो, पूरा दो एक्सिस को मिला देंगे, प्लेन बन जाएगा। YZ प्लेन पे चलो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसमें बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा px हो गया, इसका जो नोडल प्लेन है वो क्या हो जाएगा? YZ। इसी तरीके से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ऐसा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। समझ में आ रहा है सभी को? ये हमारा क्या हो गया? नोडल प्लेन XZ। x y z ऐसा, ये क्या हो गया? pz। नोडल प्लेन x y। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलो अब बच्चों लिख लेना बाद में, मैं समय दे दूंगा, पहले समझ लो। p ऑर्बिटल समझ गए। अब चलते हैं d ऑर्बिटल, डबल डंबल, डबल डंबल। चलो
बच्चों डी में 5 होते हैं, 5 होते हैं, तो ये जो डी है, डी में 1 2 3 4, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो 3 होते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये दो एक्सियल सेट ऑफ, बोलो यार, है ना। अब एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब ये होता है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के, एक्सिस पे ज्यादा नहीं होगी, जहां पे ये ऑर्बिटल का बाउंड्री, उनके अंदर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जैसी बाउंड्री वैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ आ रहा है? जैसे मेरे पास मान लो डी की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने मान लो डी एक्स वाई बनाया, तो डी जब आप एक्स वाई बनाओगे ना, तो डी एक्स वाई ऐसा कुछ होता है, ये हमारा डी एक्स वाई होगा, बोलो यार, पता है आपको ये डी एक्स वाई होगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स वाई, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये हो गई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी 45 डिग्री पर ही होगी सबसे ज्यादा। नोडल प्लेन, इसमें जो नोडल प्लेन आएगा, आप देखो x को z से मिला दो और y को z से मिला दो, दोनों में नोडल प्लेन होगा। x z पूरे पे चलो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, y z पूरे में चलो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। बोलो यार, तो यहां पर नोडल प्लेन कौन कौन सा आ जाएगा? x z और y z। आप आ रहा है ये समझ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 डिग्री पर होगी सबसे ज्यादा, यहां पर y z डायगोनली सेम साइन रहते हैं, ठीक है। और यहां पर dy z, नोडल प्लेन बताओ, x y, जो नहीं आ रहा वो दोनों में आएगा। क्लियर है? एक और क्या बन जाएगा? एक्स जेड, बोलो, ये आएगा डी एक्स जेड। नोडल प्लेन बताओ, एक्स वाई और वाई जेड। ये बात समझे बच्चों? ये तो हो गए नॉन एक्सियल वाले। अब आते हैं एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई से जीरो होगा, वाई जीरो होगा, एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव आया है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स नेगेटिव है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना, और वाई तो जीरो ही होगा एक्स एक्सिस पे। आता है समझ? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डायगोनली तो सेम, मतलब इसमें तो सेम उस पे सेम होंगे, उसमें ऐसे में, उस पे ऐसे में। यहां पर नोडल प्लेन 45 डिग्री पर, बात समझ में आया? ये हमारा नोडल प्लेन है और ये भी हमारा नोडल प्लेन है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो इधर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस वाला पता है कैसे बनेगा? ये अब जेड स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक्स वाई प्लेन में ऐसी रिंग्स आती रहेंगी, और रिंग्स पर कौन सा?
नेगेटिव आता जाएगा। अब यहां पर ये एक्स वाई प्लेन में है रिंग्स, अब यहां पर नोडल प्लेन नहीं होता, डी जेड स्क्वायर के अंदर नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं है। अब नोडल प्लेन अगर इसमें नहीं है तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इधर ये हो गया जेड, ये हो गई रिंग्स, तो मैं कहीं भी जाऊंगा एक्स वाई में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जेड में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहां पर ऐसे जाना होता है, ऐसे मतलब जेड एक्सिस पर ऐसे ऊपर को चला गया ऑर्बिटल के बगल से, ऑर्बिटल के अंदर होगा ना इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के बगल से जा सकता हूं, ऐसे चला गया, ऐसे जाने के बाद जहां जेड ऑर्बिटल खत्म हो रहा है उसके ऊपर पूरा जो सरफेस बन जाएगा वो क्या होगा, नोडल। तो यहां पर प्लेन नहीं होता, यहां पर नोडल कोन्स प्रेजेंट होती हैं, नोडल कोन्स प्रेजेंट होंगी। नोडल कोन्स कैसे, देखो इधर इस तरीके से, एक ये क्लियर है, फील आती है। यहां पर ये जो रिंग्स हैं ये ऐसे में, ये बात समझ में आया, और जो कोन है वो जेड ऐसे में नीचे जाके नीचे बना रहा है पूरा, ये ऊपर जाके ऐसे में बनाएगा पूरा, खाली पड़ा है ना वहां, तो यहां पर टू नोडल कोन आ रहा है, समझ गए। मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, यहां क्या लिख सकता हूं, मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, देखो इधर नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू एल, जो एल की वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ नोडल प्लेन, एस में एल 0 होता है एस के लिए तो 0, 1 होता है तो पी में 1, डी में 2 होता है तो 2, एक जगह पे छोड़ के, एक्सेप्ट आया, कोई तकलीफ, समझ पाए, लिख लें, ठीक है, इतना रखते हैं आज, नेक्स्ट टर्न इससे आगे सीखेंगे।